हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विवेक MBBS व्लॉग्स। और इस वीडियो में हम लोग नीट का जो 2024 का एग्ज़ाम हुआ है उसका फिजिक्स पेपर हम लोग टोटली सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या नीट का पेपर जो था फिजिक्स सेक्शन स्पेशली वो इस बार क्या सच में टफ आया था या उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो चलिए हम शुरू करते हैं विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। A wheel of bullock cart is rolling on a level road as shown in the figure below. If its linear speed is v in the direction shown, which one of the following option is correct? P and Q are any highest or lowest point on the level on the wheel respectively. So देखिए हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि ये एक रोलिंग मोशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ जो P पॉइंट होता है इस पर हम लोग इस साइड बना सकते हैं। इस साइड हमारा जो P पॉइंट है इस पे एक और वेलोसिटी इस साइड लग रहा होगा, तो इसका कंबाइंड वेलोसिटी हम लोगों का 2v हो जाएगा। और ये जो q होता है इसका कंबाइंड इस साइड हम लोगों का कोई वेलोसिटी नहीं लग रहा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 2v लगता है, यहाँ पर v लगता है और यहाँ पर 0 लगता है इस साइड। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि p मूव्स फास्टर देन q। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द आउटपुट ऑफ गिवन लॉजिक सर्किट इज सिमिलर टू द आउटपुट ऑफ एन। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों का है आउटपुट y, हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखें कि हम लोगों का जो है y1, ये इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, ये चीज़ है y1 है और ये वाली है हमारी y2। सो ये जो y है हम लोगों का, ये क्या चीज़ है, ये होगा हम लोगों का a और a, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये है एंड गेट और इसके आगे नॉर लगा हुआ, तो a इंटू a के ऊपर बार आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का b प्लस b के ऊपर बार। अब हम लोगों को इसका फाइनल रिजल्ट निकालना है। तो a इंटू a, तो a होगा और a बार हो गया ये, और ये हो गया हम लोगों का b प्लस b बराबर b बार। और यहाँ पर अगेन और है, और के साथ नॉट लगा हुआ है तो नॉर हो गया गेट। तो a प्लस बी, a बार प्लस b बार के ऊपर अगेन एक बार आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a डबल बार डॉट b डबल बार, जो कि हो गया हम लोगों का फाइनली a डॉट b। सो ये हो गया हम लोगों का जो है आपका एक एंड गेट। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं ग्राफ के ऊपर कि द ग्राफ विच shows the variation of 1 by lambda square and its kinetic energy E, where lambda is the de Broglie wavelength of the free particle। so हम लोगों को यहाँ निकालना है इक्वेशन। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये एक जो है ना, ये हमारा एक स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन है, मतलब कि जो आप लोग देखते हैं PYQ में कई बार आता है। तो इसका सॉल्यूशन होगा कि हम लोगों का जो है लैम्डा बराबर h बाई पी, जो कि होता है p बराबर mv और h बराबर अंडर रूट 2me, हम लोग इसको लिख सकते हैं। और वी ऑल्सो नो e बराबर हाफ mv स्क्वायर। ओके, सो अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। अब हम लोग आप लोगों को क्या करना है, इसको लेना है और इसको लेना है। अब इसको आप लोगों को करना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो लैम्डा स्क्वायर बराबर h स्क्वायर बाई 2me। ओके, हाँ, यहाँ हम लोग इसका अंडर रूट को हटा दे रहे हैं। सो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमारा ये 1 बाई लैम्डा स्क्वायर और e के बीच में ग्राफ है। सो इसको हम लोग अगर इन्वर्ट कर दें तो हमारा आ जाएगा 1 बाई लैम्डा स्क्वायर बराबर 2me बाई h स्क्वायर। सो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग का ये आ गया y एक्सिस पे और ये है हमारा x एक्सिस पे, और बाकी का ये जो चीज़ बचा है ये कांस्टेंट है। सो इसका ग्राफ हम लोगों का आ जाएगा 1 वाला। ओके, अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन में हम लोगों का क्या दिया हुआ है कि इन द अबव डायग्राम अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स अ सोलेनोइड 2 एंड फ्रॉम सोलेनोइड 1। ओके, सोलेनोइड 2 की तरफ मतलब मूव कर रहा है फ्रॉम सोलेनोइड 1 एंड दैट रिस्पेक्टिवली थ्रू द डायरेक्शन। देन हम लोगों का करंट इंड्यूस्ड इन द सोलेनोइड 1 एंड सोलेनोइड 2 रिस्पेक्टिवली, डायरेक्शन पूछा जा रहा है यहाँ क्वेश्चन में। सो
हम लोग यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर है ये साउथ और यहाँ पर है ये नॉर्थ। और साउथ जब जाता है इसके तरफ तो यहाँ पर आप लोग एक इस तरीके से भी सोच सकते हैं, या तो जब साउथ टुवर्ड्स जा रहा है तो ये उसको रिपेल करना चाहेगा, तो ये यहाँ पर हम लोगों का नॉर्थ जनरेट हो जाएगा। और ये नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ पोल जो है वो दूर जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों का साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। तो अब हम लोग इस साइड से साउथ पोल हम लोगों को अब देख सकते हैं कि वो तभी होगा जब यहाँ पर A to B इसमें मूव कर रहा होगा, हाँ A to B जब इसमें मूव कर रहा होगा, और इसमें नॉर्थ पोल तब बनेगा जब इसमें D to C मूव कर रहा होगा। और इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये यहाँ पर हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे। सो इस क्वेश्चन में हम लोगों का क्या, हम लोगों को कंक्लूजन मिला कि नॉर्थ ऑफ द मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम सोलेनॉइड 1, so the end B will behave as the south pole, and the south of the magnet is approaching the solenoid 2, so end C will behave as a no, यहाँ पर मैंने आपको गलती बता दिया था, ये नॉर्थ के जो यहाँ पर ये साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि इसको रिपेल करना है अब, इसलिए अब ये D to C इसका मूवमेंट हो जाएगा। ओके, D to C, आंसर सेकेंड। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग का द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल ABCDA, द वर्क डन बाय द गैस अलॉन्ग द पाथ BC। ये पाथ BC ये वाला हमारा पाथ है। अब हम लोग इस पाथ में अगर देखते हैं तो ये पाथ जो है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे दिखाया गया है, तो ये आइसोकोरिक है, मतलब कि डेल्टा V हमारा 0 हो गया। क्या है, यहाँ पर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वर्क डन जो होता है वो होता है P डेल्टा V, और डेल्टा V हमारा 0 है, तो वर्क डन भी हमारा 0 हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉडीज A and B ऑफ सेम मास undergoes completely inelastic one-dimensional collision. The body A moves with velocity v1 while the B is at rest before collision. The velocity of the system after collision. चलिए यहाँ पर आप लोगों को देखिए, क्वेश्चन जब भी पढ़ते हैं तो आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना। सेम मास दिया हुआ है और A जो है मूव कर रहा है v1 से, B जो है वो रेस्ट पे है। तो इसका अगर हम लोग डायग्राम बनाना चाहें तो A जो है इसका अगर हम लोग इसको A लिख देते हैं, ये v1 से मूव कर रहा है, B जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड है, और ये कम्प्लीटली आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये कम्प्लीटली लिखा हुआ है इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन का क्या है कि ये दोनों मिल जाएंगे और इसका मास 2m हो जाएगा, और इसका हमसे वेलोसिटी पूछा गया है क्वेश्चन में। द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज v2। ओके, यहाँ हम लोगों को क्वेश्चन में ये दिया हुआ है v2, ठीक है। द रेशियो ऑफ v1 is to v2 हमसे पूछा जा रहा है। तो सिंपली से बात है कि दोनों का जब मास सेम है तो हम लोग मुझे पेन को थोड़ा सा पतला करना होगा, अच्छा पेन पतला ही है। तो mv1 प्लस इसका m और ये 0 बराबर 2mv2, ये कट गया, m से m कट गया। सो हम लोगों से v1/v2 पूछा जा रहा है, जो कि 1:v1, हाँ v1/v2 जो हो गया वो 1:2 हो गया। नहीं सो v1 बराबर 2v2। सो हम लोग से यहाँ पूछा क्या जा रहा है, द रेशियो ऑफ v1 is to v2, v1 is to v2 जो कि हो गया 2:1। सो इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान देना है कि 2:1 है कि 1:2 है, इसमें जनरली कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो उस चीज़ को आप लोगों को फोकस में रखना है कि आप लोगों से गलती वहाँ ना हो जाए। फिर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ 5n।
5 न्यूटन। द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इज़, सो इंस्टेंटेनियस पावर पूछा जा रहा है। इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, पावर का फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस पावर का फोर्स इनटू वेलोसिटी। सो हम लोगों को ये जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x दिया हुआ है, ये इससे हम लोगों को उसका वेलोसिटी निकालना होगा। सॉरी क्या हो गया, सो अब हम लोग इसका वेलोसिटी निकालते हैं। सो वेलोसिटी हम लोगों को निकालेंगे dx/dt से निकालेंगे, इसको यहाँ पर v लिख दीजिए। तो dx/dt से हम लोगों का क्या आ जाएगा, ये 2 मीटर पर सेकेंड आएगा, क्योंकि t के पावर 1 है तो 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ये। सो अब हम लोगों को फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन, तो 5 × 2 ये 10 हो गया, आंसर सेकेंड। अब हम लोग आ जाते हैं, a thin spherical cell is charged by some source, the potential difference between the 2 points C and P। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि ये फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज सेल, यहाँ देखिए फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल जो होता है, फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, लेट मी एडजस्ट वंस, गिव मी टाइम टू एडजस्ट। हाँ, सो यहाँ पर मैं आप लोगों का कि जो स्फेरिकल सेल होता है उसके लिए हम लोग का फॉर्मूला था V = KQ/R, और फॉर R ग्रेटर देन स्मॉलर देन रेडियस। ओके, सो यहाँ पर जो है हम लोगों का V बराबर VP हो जाएगा। सो VC - VP = 0 पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल हम लोगों का सेम होगा। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं, a tightly wound 100 tons coil of radius 10 cm carries a current of 7 ampere. The magnitude of magnetic field at the center of the coil is, the magnitude हम लोग के यहाँ पर पूछा जा रहा है। सो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है B = μ0 I/N/2R होता है। ओके, सो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया 4 पाई होता है, 4 पाई × 10⁻⁷, और I हम लोगों का कितना दिया हुआ है, देखिए 7 एम्पियर दिया हुआ है, इंटू 100 कर देते हैं, यहाँ 100 टर्न्स है, बाई करते हैं हम लोग 2 × 0.1, यहाँ पर मैंने 2 × 0. यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ 2 का तो 2 आ गया, और रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर, तो इसको मैंने 0.1 लिख दिया। इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो 4.4 मिली टेस्ला आ जाता है, 4.4 मिली टेस्ला, आंसर इज 4। ओके, इफ अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय वाइट लाइट, देन, अच्छा मोनोक्रोमेटिक सोर्स यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इज रिप्लेस्ड बाय द वाइट लाइट। तो इसमें क्या हो जाता है कि देयर विल बी, इसका आंसर क्या है कि सेंट्रल में हम लोगों का ब्राइट वाइट फ्रिंज ही होगा, और सराउंडेड बाय फ्यू कलर फ्रिंज, क्योंकि सराउंडिंग में जो क्या होता है वो वहाँ पर डिफरेंस आ जाता है वेवलेंथ में, लैम्डा में जो होता है उसमें डिफरेंसेस आ जाता है, इसलिए हम लोगों को बाहर की तरफ जो होता है सेंटर से दूर हम लोगों को कलर फ्रिंजेस दिखेंगी, लेकिन हम लोगों को सेंटर में वाइट फ्रिंजेस दिखेंगी, क्योंकि बीटा बराबर λD/λ(D)/d। ओके, ये सारी की सारी क्वेश्चंस जो है वो मतलब एनसीईआरटी बेस्ड ही आया हुआ है। आप लोग अगर एनसीईआरटी को फॉलो करते होंगे श्योरली तो आप लोगों का आंसर जो है, अब यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, सेम डायमेंशन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम डायमेंशन। सो हम लोग यहाँ जानते हैं कि सिंपली इसका आंसर जो है स्ट्रेन एंड एंगल है, क्योंकि सॉलिड एंगल का अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड एंगल का जो होता है वो भी होता है m0 l0 t0, और जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, तो ये भी है m0 l0 t0, और एंगल मेजर्ड इन रेडियंस इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, समझे। तो ये है, बल्कि स्ट्रेस का होता है, एंगुलर स्पीड का भी होता है, और आर्क का भी होता है, इन सब चीज़ों का होता है हम लोग का डायमेंशंस। तो ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। द मास ऑफ पार्टिकल इज 1/10 ऑफ द मास ऑफ अ प्लैनेट। अच्छा, प्लैनेट का मास है 1/10 एंड द रेडियस इज हाफ, मतलब डायमीटर हाफ है तो रेडियस भी हाफ होगा। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है,
नथिंग टू वरी, इसमें थोड़ा सा क्लियर कर लेने दीजिए। हाँ, तो g का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, gm/r²। तो हम लोगों को इसमें सिंपली क्या किया है, मास भी जो है आप यहाँ से g को हटा दीजिए क्योंकि g कांस्टेंट है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो मास 1/10 है और रेडियस जो है वो हाफ है। तो रेडियस हाफ रख के इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये है। तो ये क्या हो गया, 1/10 यहाँ हो गया, नीचे से स्क्वायर होकर 4 ऊपर चला जाएगा तो ये 0.4 टाइम्स हो जाएगा। और अभी हम लोगों का कितना होता है, 9.8 होता है ना नॉर्मल, तो हम लोग 9.8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 98 इंटू 4 हो जाएगा, 32, ये हो गया 9.30, 39, सो ये 392, अगर यहाँ 2 डेसिमल है तो 3.92 हमारा आंसर आ गया। तो काफ़ी बेसिक सवाल है यहाँ पर। अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन है हम लोगों का, इसमें हम लोगों को क्या करना था, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अप्लाई किया गया है। ब्लॉक ए के ऊपर है, ए का मास है 2 kg, बी का मास है 3 kg। द ब्लॉक स्लाइड ओवर द फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यहाँ पर फ्रिक्शनलेस सरफेस को दिया गया है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 10 न्यूटन है और टोटल मास जो है हम लोगों का यहाँ पर टोटल मास 5 kg है। सो एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बाई मास कर देते हैं, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। सो जो फोर्स ऑन बी लगेगा वो हमारा लगेगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 3 kg, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 6 न्यूटन लग जाएगा। ये हो गया आंसर 4। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.04 टेस्ला, अ मैग्नेटिक नीडल परफॉर्म्स 20 कंप्लीट ऑसिलेशंस इन 5 सेकेंड। यहाँ 20 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड हम लोग को दिया गया है, तो टाइम पीरियड हम लोगों को 4 सेकेंड इनडायरेक्टली दिया गया है। इस बात को आप लोगों को समझना है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द नीडल इज दिस मच इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द नीडल इज दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट लेंदी, लिटिल बिट लेंदी, बट इट्स ओके। लेट मी सॉल्व इट फॉर यू। सो रेड पेन ले लेते हैं, किस पेन से कलर करेंगे, रुक जाइए। लेट मी सॉल्व इट विद पर्पल कलर। सो टाइम पीरियड का सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला फिजिक्स में याद होना चाहिए, I/mb, 2π√I/mb फॉर्मूला होता है। यहाँ पर है टाइम पीरियड हम लोगों को 4 सेकेंड दिया हुआ है। सो 20 कंप्लीट ऑसिलेशंस इन 5 सेकेंड, नो 20 कंप्लीट ऑसिलेशंस, 1 सेकेंड में वो 4 ऑसिलेशंस कर रहा है। तो 1 सेकेंड में वो 4 ऑसिलेशंस कर ले रहा है। तो टाइम पीरियड 1/4 सेकेंड, सॉरी यहाँ पर मैंने एक गलती कर दिया था। तो टाइम पीरियड 1/4 सेकेंड हो गया यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर इस लड़के ने भी गलती किया था, इसी का देख करके मैंने भी थोड़ा सा मतलब हड़बड़ी में गलती हो गया। 1/4 सेकेंड है, तो ये 1/4 2π√I। I यहाँ पर हम लोगों को देखिए दिया जा चुका है 9.8 × 10⁻⁻6 दिया हुआ है। और मैग्नेटिक मूवमेंट भी हमें दिया हुआ है x × 10⁻⁵। और अरे यार इसका हमें दिख नहीं रहा है, रुकिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ एक बार। हाँ अच्छा दिख रहा होगा, 10.5 इंटू, अब हम लोगों को यहाँ पर करना है 0.049। सो बस हम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेशंस के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग स्क्वायरिंग द बोथ साइड कर देते हैं, सो दैट वी कैन रिमूव द अंडर रूट। 1/16, 2 × 2 4 पाई स्क्वायर हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आप लोगों को ऐसे सॉल्व करना चाहिए कि डेसिमल में कम से कम दिक्कत है। इसको 9.8 ही रख दिया, 10⁻⁻6 लगा दिया, फिर x × 10⁻⁵ जो था ऊपर वो ऊपर चला गया, +5 हो गया। 0.0049 था तो मैंने इसको 4.9 लिख करके बाई 100 को ऊपर भेज दिया, तो ऊपर फिर से +2 हो गया। तो ये इसको काट दिया 2 से, और ये मिल करके 8 हो गए। सो अब हम लोग का 5 6 7 -1 ये हो गया हम लोग का इक्वली 10। सो अब x को हम इस साइड भेजते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। 16 × 8 × पाई स्क्वायर × 10 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 1280 पाई स्क्वायर। 1280 पाई स्क्वायर। एक बार
चलिए ठीक है, ये कैलकुलेशन हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी हुज EMF इज 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1 ओम। 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1 ओम व्हेन कनेक्टेड थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एज शोन इन द फिगर। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी हमसे पूछा जा रहा है। सो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर 10 वोल्ट V, हम लोगों को फॉर्मूला पता है, V बराबर IR होता है। हम लोगों को सबसे पहले इसमें I निकालना है। सो I निकालने का आप लोगों को पता है 10 वोल्ट है और टोटल रेजिस्टेंस 4 + 1 5 ओम हो जाएगा। तो 5 से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं तो 2 एम्पियर हम लोग का आ जाएगा। अब ये 2 एम्पियर आ रहा है तो आप लोगों को जाहिर सी बात है, सो ये जो है ये कितना 4 × 2 = 8 वोल्ट ये खाएगा। 2 × 1 2 वोल्ट ये हो गया। सो 10 वोल्ट तो ये सप्लाई कर रहा है और 2 वोल्ट ये कंज्यूम कर रहा है, तो 8 वोल्ट आ गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। इफ़ दिस रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, द एम्पलीट्यूड एंड द टाइम पीरियड हमसे पूछा जा रहा है। तो सिंपली हम लोगों को पता है कि x बराबर a sin ओमेगा t, ये जो होता है a sin ओमेगा t, ये एक जनरल SHM का इक्वेशन है। ओमेगा t + 5 हम लोग कर सकते हैं, ओमेगा t + 5 सॉरी। सो हम लोग इसको ओमेगा t + ओमेगा t + 5 आप लोग लिख सकते हैं। ये जनरल इक्वेशन ऑफ SHM होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो a है वही यहाँ पर 5 होगा। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये मीटर में यूज़ किया गया, तो 5 मीटर सही है। ये 5 सेंटीमीटर वाले दोनों ऑप्शन गलत होगी। आप लोग ऐसे मतलब कि एलिमिनेशन मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, कि ये अब हमारा एलिमिनेट हो गया। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है मतलब कि ओमेगा जो है यहाँ पर वो पाई दिया गया और ओमेगा होता है 2π/t। तो ओमेगा से ओमेगा कैंसर, t बराबर 2 सेकेंड। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर 3rd है इसका। अब हम लोग आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ये मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में हम लोग का उसका ससेप्टिबिलिटी हम लोगों को यहाँ पर बताना है। सो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, ये 0 से -1 के बीच में होता है। फेरोमैग्नेटिक का क्या होता है, ये वेरी वेरी लार्जर देन 1 होता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का क्या होता है, ये 0 से एप्सिलॉन के बीच में होता है। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस का ये क्या होता है, 0 होता है। इस हिसाब से आप लोग मैच कर लीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये हर जगह आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाया जाता है, वही चीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन में क्या कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट A and B एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ए है फॉर अ सोलर सेल IV ग्राफ कैरेक्टरिस्टिक lies in the 4th quadrant of the given graph. In the reverse biased PN junction diode, the current measured in microampere is due to majority of carrier charges. So solar cell characteristic का तो ये solar cell characteristic showing, so ये पहला तो स्टेटमेंट हम लोगों का सही है। इसका है आंसर A is correct but B is incorrect। और सेकंड में इसका क्या लिखा है, is due to, यहाँ पर जो मेजोरिटी लिखा है ये इन्होंने गलती लिखा है। This is due to minority चार्ज कैरियर्स। ओके, तो ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। और ये वाला क्वेश्चन जो है PYQ रिपीटेड है, तो आप लोग देख सकते हैं कि PYQ से अगर आप लोग PYQ की तैयारी करते हैं तो वो PYQ तो एक बार जरूर करना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट होता है। PYQ के ही क्वेश्चंस बार बार आते हैं। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है बट फिर भी। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ये स्टेटमेंट ट्रू है। एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल, ये बोल करके इसने गलत कर दिया है। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। इन अ वर्नियर कैलिपर n+1 divisions of vernier scale coincide with n divisions of the male scale if one male scale division represents 0.1 mm। ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, हर बार ये नीट में आते रहा है। और यहाँ से जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग PYQ सॉल्व करते होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग से इजीली हो जाएंगे। इसलिए PYQ सॉल्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या है, हम लोग मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है।
आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, या तो वर्नियर कैलिपर द वर्नियर कांस्टेंट, ये मेन स्केल डिवीज़न माइनस मेन स्केल डिवीज़न माइनस जो होता है वर्नियर स्केल डिवीज़न हम लोगों को करना रहता है। सो हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है कि n+1 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द n डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल। ओके, सो n+1 वर्नियर स्केल डिवीज़न कोइंसाइड विद n मेन स्केल डिवीज़न। सो हम लोग यहाँ से निकाल सकते तो वर्नियर स्केल डिवीज़न बराबर n मेन स्केल डिवीज़न इंटू n+1। ये सबसे पहले आप लोगों को कर लेना होता है। फिर मेन स्केल डिवीज़न माइनस, अब इसी चीज़ को आप लोगों को यहाँ पर बैठा देना है, n मेन स्केल डिवीज़न बाई n+1। सो इसको हम लोग बाकी फर्दर जब आप लोग पूरा सॉल्व करिएगा तो आप लोगों को इसका वैल्यू आ जाएगा, और उसमें जो आप लोगों को यहाँ मेन स्केल डिवीज़न में जो है ना 0.1 mm आप लोगों को सेट कर देना है, तब आंसर आप लोगों का आ जाएगा 1/100 n+1। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर द टर्न रेशियो इज Np/Ns 1/2 है। द रेशियो Vs is to Vp is equal to, सो हम लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ये मतलब अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मर रेशियो जो होता है वो Vs/Vp बराबर Ns/Np होता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। सो हम लोग को यहाँ Np/Ns दिया हुआ है हाफ, ये हो गया 2:1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अनपोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन अ ग्लास सरफेस एट ब्रूस्टर्स एंगल, देन ये ब्रूस्टर्स एंगल पे, तो ब्रूस्टर्स एंगल का जो होता है कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले आप लोगों को वो समझना चाहिए। देखिए ब्रूस्टर्स एंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाता हूँ कि ये परपेंडिकुलर लाइन है और यहाँ से अगर एक रे ऑफ लाइट हमारे ब्रूस्टर एंगल पे आके गिरा तो ये तो हम लोगों का अनपोलराइज्ड होगा ऐसे से, और ये जो रिफ्लेक्टेड वाला है रिफ्लेक्टेड, ये कम्प्लीटली हम लोगों का पोलराइज्ड होता है। इसको हम लोग ऐसे ऐसे बीच में डॉट्स लगा करके दिखा देते हैं, और ये भी आई एंगल होगा, ये भी आई एंगल होगा। और एक जो इसका हम लोगों का होता है रिफ्रैक्टेड रेज, रिफ्रैक्टेड रेज, ये पार्शियली पोलराइज्ड होता है। क्या होता है? पार्शियली पोलराइज्ड इंसिडेंट रेज। According to Brewster's law, the reflected rays are completely polarized, but the refracted rays are partially polarized. इस हिसाब से इसका आंसर हम लोग का बन जा रहा है आंसर 1। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग से एनर्जी डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को एनर्जी डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता हो तो आप लोग आंसर बड़े आराम से निकाल लीजिएगा। मुझे हर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं। E बराबर hc/λ होता है। यहाँ से लैम्डा जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एनर्जी है, और हम लोग जानते हैं कि जितना सेल का गैप होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी होता है। सो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं 6:2 है, 5:2। देखिए ये वाला तो सब में 2 है, तो इस साइड वाला तो हम लोग का सबका सेम हो गया। अब हम लोग इस साइड से देखना 3, 4, 5, 6, बताइए ये भी ऑर्डर में दिया हुआ है। सो एनर्जी जो है लेवल वो D, C, B, A हो गया। सो लैम्डा लेवल जो हो जाएगा वो, और इसमें पूछ क्या रहा है हमसे, किस चीज़ का? मैं जो बोला यहाँ वेवलेंथ हमसे पूछा जा रहा है ना, हमसे वेवलेंथ पूछा जा रहा है, तो ABCD हो जाएगा। सो अब हम लोग यहाँ देखना सबसे A का सबसे बड़ा, तो A का थर्ड हम लोग लगा दिया, उससे छोटा 4 था, फिर उससे छोटा सेकंड था, फिर उससे छोटा 1 था। इस हिसाब से आंसर थर्ड आ गया हम लोगों का। अब हम लोग आते हैं इसमें, अ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस 100 ओम
is divided into 10 equal parts. The first 5 parts are connected in series and the next 5 parts are connected in parallel. The two combinations are next then connected in series. The resistance of the इसमें हम लोगों को क्या करना है कि एक लेंथ L जिसका 100 ओम का रेजिस्टेंस था उसको हम लोगों ने 10 हिस्सा में तोड़ा है और फिर शुरू के 5 हिस्सों को हम लोगों ने सीरीज में लगाया है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे लगा दिया है और नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 ऐसे सीरीज में लगा और इन दोनों को अगेन हम लोगों ने सीरीज में लगा दिया है। तो अब हम लोग यहाँ जान रहे हैं कि देखिए 100 ओम थे 10 हिस्सा में तोड़ दिया तो हर एक जो है वो 10 ओम का हो गया। ओके, हर एक जो है वो 10 ओम का हो गया। तो ये वाला कितना हो गया, ये 50 ओम हो गया और ये कितना हो गया 10/5, ये हो गया 2 ओम। तो 50 ओम और 2 ओम मिल करके हो गया 50 + 2 = 52 ओम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें बोला जाए अ लाइट रे इंटर्स थ्रू अ राइट एंगल्ड प्रिज्म at point A with the angle of incidence of 30 degree. It travels through the prism parallel to the base BC. वो parallel to the base BC इसके parallel है ये। ओके, and emerges to the face AC. The refractive index of the prism हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है refractive index of the prism। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि ये वाला जो एंगल यहाँ पर दिया हुआ, अच्छा यहाँ पर नहीं बनाया हुआ है तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक एंगल बना दे रहा हूँ कि ये वाला जो एंगल आप लोग देखिएगा ध्यान से, ये वाला जो एंगल है और एक ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल का जो सम होगा हम लोगों का, इसको हम लोग मान के चलते हैं R1 लिख देते हैं और इसको हम लोग C लिख देते हैं। सो R1 + C = A होगा ये वाला एंगल, और ए एंगल जो है वो हमारे 90 डिग्री हमें दिया हुआ है, 90 डिग्री। ओके, सब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं R1 = 90 - C। अब हम लोगों को क्या है, इसमें क्या करना होगा कि फॉर्मूला हमें लगाना होगा कि sin C = 1/μ। दिस इम्प्लाइज cos C = μ² - 1/μ। अब हम लोगों को इसमें स्नेल्स लॉ लगाते हैं। ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, इस साइड पे हम लोग लगाएंगे। सो ये क्या होता है 1 क्या है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर का 1 है, 1 × sin 30, ये म्यू sin थीटा होता है ना, म्यू sin थीटा हमारा कॉमन होना चाहिए, यही होता है स्नेल्स लॉ। सो 1 sin 30 डिग्री = म्यू sin r हम लोगों को यहाँ कर देना। ओके, सो 1 × ½ बराबर म्यू कितना है हम लोगों का, म्यू हम लोगों को पता करना है इंटू sin r यहाँ पर, ठीक है, sin r का हम लोगों को यहाँ पर पता करना है जो कि है μ² - 1 sin r को हम लोग यहाँ लिखा है 90 - C, sin r को हम लोग sin 90 - C भी लिख सकते हैं म्यू। अब इसको हम लोग ऑन स्क्वायरिंग द बोथ साइड, तो हम लोग को 1/4 बराबर ये μ² हो जाएगा और ये μ² - 1/μ। नहीं, ये यहाँ पर नहीं, ये इसको काट देंगे और तो हम लोगों का यहाँ आ गया μ² = 5/4। दिस इम्प्लाइज μ = √। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बट इजीली सॉल्व हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन्स। अगर एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका वेरिंग वेलोसिटी होगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन हर वक्त चेंज हो रहा है और उसका एक वेरिंग एक्सेलरेशन होगा। आंसर इज 1। अब हम लोग इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये रेडियो एक्टिविटी का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बहुत सिंपल, एकदम स्कोरिंग क्वेश्चन होता है। इसमें ये क्या है कि अल्फ़ा जब भी जाता है तो मास 4 से कम होता है और एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है। यहाँ देखिए इस लड़के ने भी सही लिखा है, जिसका ये पेपर है 286 हो गया और ये 80 हो गया। फिर यहाँ पर E+ है, जब E+ होता है तो मास में जो होता है हम लोगों का
नो चेंज होता है, मास में नो चेंज। और जो साइन होता है ना उसके अपोजिट काम कर दिए, इसको वहाँ प्लस लगा तो यहाँ -1 कर दिए, तो ये 79 हो जाएगा और ये 286 रह जाएगा। यहाँ पर बीटा नेगेटिव है, सो अगेन मास में जो है हम लोगों का नो चेंज ही रहेगा और ये +1 हो जाएगा, तो 286 और ये 80 हो गया। फिर बीटा नेगेटिव है तो यहाँ पर ये +1 हो जाएगा, तो ये 286 इसका मास हो गया और ये 81 हो गया। आंसर इज फर्स्ट। हम इस क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। Given below are the two statements labeled as assertion and reason. The potential V at any axial point at 2 meter distance from the center of the dipole, from the center of dipole moment P of magnitude this much is this. Reason is this, where R is the distance from the axial point. So हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, let me erase. First of all, so the potential at any point at a distance r from the center of the dipole is given by kp cos theta by r square. Okay, और at axial point थीटा बराबर 0, साइन 0 0 कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो ये हो गया हम लोगों का कि P बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग अगर इसको कैलकुलेट करें तो 9 × 10⁻9 × P हम लोग को 4 × 10⁻6 दिया हुआ है बाई 2 स्क्वायर, ये हो गया, ये से ये कट गया, 9 × 10⁻3 वोल्ट। और फिर एट एक्सियल पॉइंट वेयर थीटा बराबर 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा V बराबर -KP बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर -9 × 10⁻3 वोल्ट। इस हिसाब से आंसर नंबर इसका 4 है। A/2 but R is false. A/2 but R is false. This is the correct answer. Now अब ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है, कैपेसिटर का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या किया गया है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमसे पूछा जा रहा है, तो ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है इसमें, इसलिए इसका कोई यूज़ नहीं है। और ये दोनों अगेन एक सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में है और ये कंबाइन एक दूसरे के पैरेलल में, तो ये जो सीरीज़ का कॉम्बिनेशन है ये 1 माइक्रोफैराड बन जाएगा, फिर ये भी 1 माइक्रोफैराड बन जाएगा, और ये दोनों चूँकि पैरेलल में है तो ये 2 माइक्रोफैराड बन जाएंगे। ये हो गया आंसर। अब हम लोग को यहाँ पर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया गया है, सो यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सो इसमें है एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय E बराबर h म्यू, ये सही है। वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज c, सही है। स्पीड ऑफ लाइट होता है मोमेंटम ऑफ फोटोन इज p बराबर h बाई h म्यू बाई c, सही है। इन फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम इलेक्ट्रॉन, सही है। फोटोन पोजेस पॉजिटिव चार्ज, ये गलत है पॉइंट, तो E को रिमूव कर दीजिए और बाकी सारे पॉइंट्स सही हैं आपके। अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे। अ बॉब इज रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मींस ऑफ स्ट्रिंग विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ म्यू ओमेगा राउंड्स पर मिनट। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज T and if the speed becomes 2 omega while keeping the same radius को यहाँ सेम रखा गया, the tension in the string becomes, इसका हम लोग आप डायग्राम बनाइए। सो ये ऐसे है कि एक बॉब यहाँ लटका हुआ है एंड इस पर टेंशन T लग रहा है, लेंथ L है, स्पीड इसका ओमेगा है, तो इसमें टेंशन आ रहा होगा हम लोगों का m ओमेगा स्क्वायर L, m ओमेगा स्क्वायर L। अब हम लोगों ने क्या किया है, मास यहाँ पर m ही है, टेंशन T डैश है, लेंथ L है, इसको हम लोगों ने 2 ओमेगा से घुमा रहे हैं। सो ये हो गया m 2 ओमेगा का होल स्क्वायर L, सो ये 4 टाइम्स T है। ओके, T डैश इज 4 टाइम्स T। ये हो गया हमारा आंसर। जो भी है ये हमारा आंसर है। ओके, अब हम लोग इस क्वेश्चन में आ जाते हैं।
A logic circuit provides output y as per the truth table। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ अगर आप थोड़ा सा माइंड को फोकस करें तो ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है। सो आउटपुट जो है y वो डायरेक्टली b का उल्टा है, b का बार है, b का उल्टा है। तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ए, इंडिपेंडेंट ऑफ ए। सो ए वाले कोई भी क्वेश्चन नहीं होंगे, और ये b का उल्टा है तो आंसर 4 हो गया है आपका। ठीक है, आउटपुट जो है वो b का बार है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ ए स्टील वायर इज 1 मीटर लेंथ इफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील एंड इट्स यंग मॉडुलस रिस्पेक्टिवली आर 8 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए, सबसे पहले तो है कि हम लोग जो इलास्टिक लिमिट है, यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है, ये स्ट्रेस को बोलते हैं। और स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, हम लोग को ये दिया हुआ है, और ये जो होता है वो लैम्डा, लैम्डा बराबर जो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो y बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया। मैं इसी तरीके से इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखा करता था, बाई चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ ए स्टील वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ, हमसे उसका मैक्सिमम इलोंगेशन पूछा जा रहा है। आप हमें क्वेश्चन पे ध्यान रखिए कि आपसे पूछा क्या रहा है, ये पूछा जा रहा है आपसे। ओके, सो ये हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ। सो डेल्टा एल बराबर एफ इंटू एल इंटू ए टू ए। और हम लोगों को ये फोर्स पर यूनिट एरिया इलास्टिक लिमिट के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है 8 × 10⁸, लेंथ 1 मीटर है, यस मॉडुलस है जो 2 × 10⁻11 है, ये 4 और 10⁻³ 4 mm आ गया आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अ थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4 cm इज प्लेस्ड gently over the surface of water. If surface tension of water is this much, then the excess force required to take it away। यहाँ ये ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को मेन फोकस रखना है कि वो डिस्क है कि रिंग है, इस चीज़ पे आप लोगों को ज़्यादा फोकस रखना है। तो ये यहाँ पर डिस्क हम लोगों को प्रोवाइड किया गया है। तो अगर हम लोग एक यहाँ डिस्क बनाते हैं तो इसके डिस्क के चारों तरफ जो है हम लोग का फोर्स लग रहा होगा। ओके, सो एक्सेस फोर्स जो हम लोग को यहाँ लग रहा है वो T इंटू सर्कम्फ्रेंस होगा, T इंटू 2πr हो जाएगा। ओके, अब हम लोग को बस इसको क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। ईजी सा क्वेश्चन है। तो टेंशन है 7/100, लिख दे रहे हैं 2 इंटू पाई, और यहाँ पर रेडियस हम लोग को दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर बाई 100, ये 19.8 मिली न्यूटन आ जाएगा आंसर। कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड इज दिस मच, द लेंथ ऑफ द 400 ग्राम रॉड इज नियरली। हमसे यहाँ पर लेंथ पूछा जा रहा है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, ये होता क्या है, ये होता है mL²/12, वो हमें दिया हुआ है 2400। अब हमसे लेंथ पूछा जा रहा है, मास भी हमें दे दिया गया 400 ग्राम, L² इंटू 12 कर दो, 0 से 0 काट दो, 4 से इसको काट दिए 3, तो अब ये उधर चला गया 24 इंटू 3, 4 तरीके 12, 7 72 आ गया। L² है ये, सो L बराबर √72, 8 × 8 64 होता है, तो 8 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 8.5 सेंटीमीटर का आसपास कोई ऑप्शन होगा, तो वही हो गया इसका आंसर। काफ़ी सिंपली ये कैलकुलेट हो गया। हम लोगों ने सेक्शन ए कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में अगर हम लोग देख रहे हैं तो सेक्शन बी में द मिनिमम, अब ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हो रहे हैं, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ उसको, लेट मी रीसफर माई सेल्फ, काफ़ी ज़्यादा
मेहनत लग रहा है इसको सॉल्व करने में। मतलब पेपर लिटिल बिट इजी है, बट थोड़ा आप लोगों को प्रैक्टिस में जिनका रहेगा उनको ज़्यादा अच्छा से बन पाएगा। बल्कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को एक बार बना के दिखा दूँ, क्योंकि अभी तक कोई यूट्यूब पे कोई पढ़ा नहीं हुआ था। और जो लोग नहीं जानते मैं उन लोगों को बता दूँ कि मैं JMU में अभी पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। सो एक था शौक़ कि मैं आप लोगों को फ़िज़िक्स सॉल्व करके दिखाऊँ कम्प्लीटली, कि फ़िज़िक्स के पेपर जैसे कि कुछ मेरे दोस्त हैं जिन लोगों को फ़िज़िक्स का पेपर अभी भी थोड़ा सा टफ लगता है, तो उनके लिए ये स्पेशली डेडिकेटेड है। आप लोग एक बार देखें। सो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च द सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ मास m एंड रेडियस r इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। इस क्वेश्चन को मैं पूरी तरीके से सॉल्व नहीं करूँगा, बस आप लोगों को बता दूँगा इसको। इसमें हम लोगों को क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। सॉरी, ये यहाँ पर मुझे पता नहीं दिख नहीं रहा है। इसमें हम लोगों को एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। एनर्जी यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर यू फाइनल प्लस के फाइनल। अब हम लोगों को यू इनिशियल कैसे लिखेंगे, यू इनिशियल जो होता है माइनस GMM/r होगा। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है, ये तो आप लोगों को पता होगा। अब हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी बताना है कि हम लोगों को मिनिमम एनर्जी, हम लोग से काइनेटिक एनर्जी ही पूछा जा रहा है। और ये वहाँ पर एल्टीट्यूड है 2r, तो उसका फाइनल जो है हाइट जो जाएगा वो 3r हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको माइनस GMM/3r लिखेंगे। और वो वहाँ पर भी जा कर के सैटेलाइट जो है उस रेडियस में वो रोटेट कर रहा होगा, इसलिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी ½ mg/m/3r। अब आप लोग इसको सॉल्व करिएगा जब, तो आप लोगों को के इनिशियल मिलेगा 5/6 GMM/r। सेक्शन बी में आप लोगों को जो होते हैं टोटल 15 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आप लोगों को कोई 10 क्वेश्चंस ही सॉल्व करने होते हैं। तो इसमें आप लोगों को एक बेनिफिट मिल जाता है कि जो ईजी, जो जल्दी से आप सॉल्व कर पाओ, वैसे आप 10 क्वेश्चंस करो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप लोग चाहते तो आप लोग छोड़ सकते थे, मैं रहता तो मैं छोड़ देता इस क्वेश्चन को। द फोर्स डिफाइंड बाई दिस F बराबर अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी एक्ट ऑन अ पार्टिकल एट ए गिवन टाइम t, द फैक्टर विच इज़ डायमेंशनलेस हमसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे। ओके, तो जो फोर्स है वो अल्फ़ा टी स्क्वायर के ही बराबर उसका डायमेंशन होगा, और इसका डायमेंशन बीटा टी के बराबर होगा। तो अल्फ़ा बराबर फोर्स बटा टी स्क्वायर, बीटा बराबर फोर्स बाई टी हो गया। तो अब हम लोग यहाँ देखें, अल्फ़ा बाई बीटा हम लोग कर दें तो एफ बाई टी स्क्वायर इंटू एफ बाई टी, ये एफ से एफ कैंसिल, टी से टी, फिर 1/t आ गया। सो द फैक्टर विच इज़ डायमेंशनलेस, अगर हम लोग इसको टी को भी उस साइड मल्टीप्लाई कर दें तो अल्फ़ा टी बाई बीटा जो होगा ये डायमेंशनलेस होगा। देख ले तो किसी ऑप्शन में है कि नहीं, अल्फ़ा टी बाई बीटा, आंसर नंबर 3 हो गया। फिर है अ सीट इज प्लेड यूनिफॉर्म ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स इज नीडेड टू होल्ड द सीट इफ इट इज मैग्नेटिक। सही है, सही है। होल्ड इफ इट इज नॉन मैग्नेटिक, नो, ये गलत हो गया। मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग, यस, सही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज बोथ नॉन कंडक्टिंग एंड नॉट, ये तो यहाँ ए एंड सी हमारा ये बस सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 39 पे हम लोग आते हैं। 39 में क्या है कि 10 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है हमारा, इस कनेक्टेड टू 210 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सोर्स के थ्रू है। द पीक करंट, हमसे यहाँ क्या पूछा जा रहा है, आप लोगों को फोकस करना है, पीक करंट पूछा जा रहा है, ना कि सिंपली करंट हमसे पूछा जा रहा है। सो काफ़ी सिंपल से इसका प्रोसेस होता है सॉल्यूशन। हम लोग को सबसे पहले कैपेसिटिव रेजिस्टेंस निकालना होगा। कैपेसिटिव रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाई एक्स सी, जिसका फॉर्मूला होता है 1/ω/c 1/2πf/c। इसका हम लोग करें तो 2 × 3.1
4 इंटू फ्रिक्वेंसी हमें 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, कैपेसिटेंस 10⁻⁻6 है। इसको हम लोग फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1000/3.14। अब हमारा Vrms हम लोग को 210 वोल्ट दिया हुआ है, Irms बराबर Vrms/XC हो गया। पीक करंट जो होता है वो √2 टाइम्स Irms होता है, तो ये √2 टाइम्स इंटू 210/1000 इंटू 3.14, इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.93 एम्पीयर। ये लेंदी क्वेश्चन था, आप लोग इसको छोड़ भी सकते थे। अब ये वाला क्वेश्चन जो है, a small telescope has an objective of focal length 140 cm and an eyepiece of focal length 5 cm. The magnifying power of telescope for viewing a distant object, इसका देखिए हम लोगों को क्या क्या दिया गया है, ये दिया गया है FO है, और ये वाली जो है ये FE है। मैग्नीफाइंग पावर जो होता है ये होता है FO/FE, ये होता है 140/5, ये हो जाएगा हम लोगों का 28, सिंपली आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये अगेन एक थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसमें यंग मॉडल्स हमें दिया हुआ है, इसका आप लोग खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा फ्रॉम हीटिंग। इस क्वेश्चन को, ये लेंदी क्वेश्चन है तो इसको मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ कि दिखा दूँ आप लोगों को, चलिए छोड़िए दिखाई दे रहा हूँ, जब इतना लंबा वीडियो बन ही रहा है तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए सॉल्व कर दूँ। सो यहाँ पर हम लोगों को थर्मल स्ट्रेन जो है वही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, हम लोग उसी को बोलते हैं थर्मल स्ट्रेन को ही, और यहाँ पर जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है हम लोगों को दिया हुआ है 10⁻⁻5 इंटू 10⁻², जो कि हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जिसको हम लोग बोलते हैं वो डेल्टा इंटू यंग मॉड्यूलस होता है, और ये हो जाएगा हम लोग को 0.5 × 10⁸, इसीलिए कॉम्प्रेसिव फोर्स जो हम लोग का है वो 0.5 × 10⁸ इंटू 10⁻⁻3, तो ये 0.5 × 10⁵ हो जाएगा, और हम लोग इसको 50 × 10⁻³ न्यूटन भी लिख सकते हैं। ये लिटिल बिट क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक था, मैं इसको रहता तो सॉल्व नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, इफ़ अ प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, हाँ, इज मूव क्लोज टू ईच अदर, मतलब कि हम लोगों ने यहाँ डिस्टेंस को घटाया है। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, इज मूव क्लोज टू ईच अदर, तो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्टेंस को घटाया है, हम लोगों ने यहाँ पर डिस्टेंस को घटाया है। तो अब हम लोग यहाँ द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इंक्रीजेज, तो हम लोग यहाँ पर देखना द स्टोर्ड चार्ज Q बराबर CV होता है। सो हम लोगों ने V तो कुछ नहीं किया, अब हम लोग को सबसे पहले निकालना है कि कैपेसिटेंस क्या है। सो कैपेसिटेंस को हम लोग देखते हैं, सो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C बराबर ε/A/d। सो हम लोगों ने डिस्टेंस को घटाया है तो कैपेसिटेंस को हम लोगों ने बढ़ाया है, सो कैपेसिटेंस हम लोगों का बढ़ा है, सो चार्ज भी बढ़ेगा, ये सही है। अब एनर्जी स्टोर्ड डिक्रीजेज, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है, ½ CV², ये डायरेक्टली टू द C है, सो कैपेसिटेंस तो बढ़ा था तो ये भी बढ़ेगा, सो B हो गया गलत हमारा, A हो गया सही। द कैपेसिटेंस इंक्रीज, जो कि हम लोगों ने निकाल ही लिया है। द रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल रिमेन्स द सेम, चार्ज टू पोटेंशियल, तो Q बराबर, हम लोगों को पता है Q बराबर CV होता है, सो चार्ज टू पोटेंशियल, तो C बराबर Q/V। ये कहीं ना कहीं हमसे कैपेसिटेंस ही पूछ रहा है, रिमेन्स सेम नहीं है बल्कि इट इंक्रीजेज, तो D भी गलत हो गया, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं D यहाँ गलत हो गया, B इसमें गलत है, B इसमें गलत है, तो आंसर C आ गया। आप लोग एलिमिनेट भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को जल्दी जल्दी बनाना हो तो। अब हम लोग इस क्वेश्चन में आते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोगों को दिया हुआ है,
तो यहाँ पर क्या है, हम लोगों को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को प्लॉट करना है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है dv/dt होता है, और ये स्लोप ऑफ वेलोसिटी है, एक तरीके से स्लोप ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर स्लोप 0 है तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, यहाँ जो हर जगह पे 0 बना है ये क्या है, स्लोप पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आएगा। यहाँ गलती हो गया, यहाँ पर भी स्लोप पॉजिटिव दे दिया जो कि गलती है, तो वो कांस्टेंट होगा, तो वो इसमें ही बस है। फिर यहाँ पर स्लोप 0 है तो यहाँ पर भी अगेन 0, फिर यहाँ पर स्लोप निगेटिव हो गया तो ये अगेन निगेटिव आ गया, तो आंसर 4 हो गया इसमें। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। टू हीटर्स A and B, पावर रेटिंग है 1 किलोवाट एंड 2 किलोवाट respectively. Those two are first connected in series and then in parallel to a fixed power source. The ratio of power output for these two cases are. अब हम लोग को इसमें ये देखना है, so power consumed, let me first erase. पावर कंज्यूम का फॉर्मूला था v²/r, सो PA/PB बराबर RB/RA, और RB जो है हम लोगों का यहाँ पर हम लोगों को पता चल जाएगा, हम लोग को यहाँ पर क्या पता चला, RA बराबर 2RB। और फॉर सीरीज़ कॉम्बिनेशन जो है हम लोग इसको फॉर सीरीज़, तो ये रेजिस्टेंस दोनों की ऐड हो जाएगी तो 3RB हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पर मेन चीज़ है रेजिस्टेंस, हम लोगों को पता लगाना था। जो रेजिस्टेंस हम लोगों ने पता लगा लिया कि RA इज़ ट्वाइस ऑफ RB। सो अब इसका हम लोग जो है पैरेलल में रेजिस्टेंस अगर हम लोग निकालें तो 1/, हम इसको RB लिख सकते हैं, प्लस 1/, ट्वाइस ऑफ RB। सो ये क्या हो गया, RB और RB। सो यहाँ पर 2, तो ये आ गया हम लोगों का 2 + 1 3, सो R हो गया 2RB/3। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल आ गया। सो पावर इन पैरेलल हो जाएगा हम लोगों का v² 3v²/2RB। अब हमसे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ पावर इन दीज टू केसेस। तो सबसे पहले सीरीज वाली है ना, सो सीरीज पावर बाई पैरेलल पावर। सो हम लोगों को v²/RB v²/RB काट दे, सीरीज पावर है यहाँ 3 और फिर है ये यहाँ पर 3/2, ये आंसर आ जाएगा 2/9, आंसर थर्ड। काफ़ी लेंदी पेपर है ऐसा मुझे लग रहा है, सॉल्व कर करके आप लोगों को बता के सॉल्व करना पड़ रहा है इसलिए। 45 द प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave particle traveling in free space, they originate from charges moving and they originate from which is not from charges moving with uniform speed। से यही ऑप्शन गलत है इसलिए यही हो जाएगा which is not a property। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है, a parallel plate capacitor is charged by connecting it to a battery through a resistor if I is the current in the circuit in the gap between the two plates, गैप बिटवीन जो डिस्प्लेसमेंट है। अब ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों का है डिस्प्लेसमेंट करंट का टॉपिक से ये क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू I फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन एज I। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं, मतलब एक फिगर बनाता हूँ। ये देखिए, ये अगर एक वायर है और ये यहाँ पर कैपेसिटर है और मैं एक यहाँ पर इमेजिनरी एक ये बना रहा हूँ और एक मैं यहाँ पर इमेजिनरी ये बना रहा हूँ, इसको L1 इसको L2। सो अकॉर्डिंग टू द मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, जो हम लोगों का फॉर्मूला होता है वो होता है B.dl इक्वल्स टू μ0 I कंडक्टिंग प्लस I डिस्प्लेसमेंट होता है। अब ये लूप 1 के लिए अगर हम लोग देखें, लूप 1 के लिए आप लोग ध्यान से देखिए, IC इज़ नॉट इक्वल टू 0 बट I डिस्प्लेसमेंट इज़ 0, और इसके लिए क्या है, I कंडक्टिंग इज़ 0 एंड I डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से IC बराबर
आई डी, इसलिए आंसर थर्ड है। हम लोग इफ द मास ऑफ द बॉब ऑफ सिंपल balloon इज इंक्रीज टू थ्राइस एंड द लेंथ इज half the original, then the new time period of the oscillation is x/2 the original, the value of the x। क्वेश्चन ही पढ़ के समझ में आ रहा है कि इजी क्वेश्चन है। टाइम पीरियड इसका होता है 2π√L/g होता है। अब ये जो है मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो मास जो है थ्राइस हो रहा है, उस पर हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L होता है। सो हम लोगों का ये हो गया हाँ। सो टी डैश जो हो गया वो √L/2 हो गया। सो ये √2 टाइम्स हो जाएगा। बस हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। 47 हम लोग बस और 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब ये 3 क्वेश्चन में क्या है, द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व ऑफ एन आइडियल गैस वेयर 3 प्रेशर P1 P2 P3 आर कंपेयर टू दोज ऑफ द चार्ज लॉ। तो इस चार्ज लॉ को मैंने कैसे ट्रिक से याद किया था, CP। इसमें क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट है इसमें। ओके रोक लें। अब इसमें क्या है कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम लोगों को क्या आता है, PV बराबर nRT हम लोगों को आता है। सो अब हम लोगों के यहाँ टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ है, तो अगर हम लोग P को यहाँ पर भेजें, T के नीचे P को और हम लोग भेजें, तो T/P हम लोगों का आ जाएगा V/nR। सो V/nR एक कांस्टेंट है। सो ये T/P बराबर स्लोप, नहीं यहाँ T/V है ना, अच्छा सॉरी इससे मिस्टेक हो गई। यहाँ पर T/V का ग्राफ है ये, PV बराबर nRT, T और V, तो T/V बराबर P/nR हो गया, P/nR। और ये हो गया हमारा स्लोप। सो P किसका ज़्यादा होगा, P1 ज़्यादा होगा यार। ये जिस भी लड़के का क्वेश्चन है ये होगा आंसर। नहीं यहाँ पर ये होगा, ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 2 लिखा होगा, यहाँ पर ये 3 है। सो P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3, ये होगा आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगा था कि द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको समझना है विच कैन अचीव द बैलेंस्ड विटस्टोन ब्रिज। वो अभी है नहीं बैलेंस्ड, लेकिन विच कैन अचीव। तो अब आप लोग यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पर रेशियो है 2:3, यहाँ पर रेशियो है 2:1, ठीक है। यहाँ पर रेशियो है 2:3 और 2:1। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को फोकस इस चीज़ पे भी करना है, बैटरी का डायरेक्शन किस साइड है। ये इस बार ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इन्होंने ट्रिकी बनाने की कोशिश की है। देखिए बैटरी का प्लस इस साइड है, तो अगर करंट इस साइड से आएगा, इस साइड से आएगा, तो वो इस साइड से तो घुस ही नहीं पाएगा, तो ये नहीं अचीव कर सकता है 49 का 1। लेकिन वहीं प्लस इस साइड है, तो ये इस साइड से आएगा, तो ये तो जा भी सकता, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। और ये यहाँ पर है 2:3 और यहाँ पर रेशियो है 2:1। इस चीज़ को तो हम लोग मैनेज ही नहीं कर सकते हैं, यहाँ वाले को भी। आंसर सेकंड है इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है, अ आयरन बार ऑफ लेंथ L हैज मैग्नेटिक मोमेंट M, इट इज़ बेंड एट द मिडिल। इसको मिडिल में बेंड किया गया है, लेंथ सच इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ ईच अदर, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यू मैग्नेट इज। अभी इनिशियली में क्या था, ये एक लेंथ L का था पूरा, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो था वो था हमारा MA। उसके बाद हम लोगों ने इसको क्या किया, इसको बेंड कर दिया ऐसे, और ये हो गया हमारा 60 डिग्री। सो नहीं ये तो थोड़ा सा 60 डिग्री से ज़्यादा है, इसको हम लोगों ने बेंड कर दिया ऐसे 60 डिग्री। और ये वाला है L2, ये वाला है L/2। सो अब ये वाला जो हमारा डिस्टेंस होगा डेल्टा L, ये भी हम लोगों का हो जाएगा। इसको हम लोग निकालेंगे 2 × L/2 sin 30 डिग्री। वैसे ये और ये सेम एंगल है,
तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, और मतलब कि वैसे तो है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये हम लोग का 2 से 2 कैंसिल, साइन 30 होता है L/2। तो ये भी हम लोग का जो डेल्टा L है ये भी हम लोग का हो गया L/2। सो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट हो गया हम लोगों का ML/2 जो कि है M/2, आंसर थर्ड। सो फाइनली पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर दिया है मैंने, और आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े से लेंदी थे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस इजी भी थे। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था, जो एक आध दो क्वेश्चन थे वो सेक्शन बी में दिए गए थे जो लेंदी क्वेश्चन थे, और बाकी सारे क्वेश्चन जो थे वो ठीक ही ठाक थे, इजी लेवल के थे। आप लोग इसमें इजीली 170 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।